वैल्यू हम बता रहे हैं कि इस जगह जो कंक्रीट लगा है वहां पे हमने स्टील लगाई है, उस स्टील में स्ट्रेस कितनी आ रही है, दैट इज द एफएससी। कैसे वैल्यू निकालेंगे बाद में बात करेंगे, बट यहाँ पे जो स्ट्रेस आ रही है वो एफएससी वैल्यू आ रही है एफएससी वैल्यू आ रही है। अब जब मैंने यहाँ पे स्टील लगाई होगी तो दिखती सी बात है यहां से कंक्रीट हटाई होगी, तो जो कंक्रीट मैंने यहां से हटा ली है वो तो अब लोड ले नहीं रही क्योंकि वो तो बाहर आ गई। तो उस कंक्रीट में स्ट्रेस कितनी थी, तो उस कंक्रीट में स्ट्रेस इतनी ही होगी, तो उसका वैल्यू मैं लिख देता हूं, उसका वैल्यू मैं लिख देता हूं, दिस इज द एफसीसी। व्हाट इज द एफसीसी? एफसीसी हो जाएगा स्ट्रेस इन कंक्रीट इन कंप्रेशन। इसका वैल्यू कितना होगा, तो ये डायग्राम कंक्रीट का ही बना हुआ है, तो जो वैल्यू ये है वो का वो एफसीसी का वैल्यू है। क्लियर है? तो मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, मुझे निकालना है दैट इज द C2 फोर्स, इसकी लोकेशन हो जाएगी Y2। तो Y2 तो वैसे बता सकता हूं DC होगा, तो Y2 क्या हो जाएगा, Y2 का वैल्यू हो जाएगा दैट इज द DC, दैट इज द DC, दिस इज द Y2, दिस इज द Y2। और ये जो डिस्टेंस होगा यहां से जो वैल्यू आएगा दिस इज द LA2, ये तो LA2 हो जाएगा, और यहां से आ जाएगा T2। ये तो सारा सेम, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है, बस सोचने वाली चीज इसमें आएगी। तो C2 क्या है, C2 होगा एडिशनल कंप्रेसिव फोर्स रजिस्टर्ड बाय कंप्रेशन स्टील, एडिशनल कंप्रेसिव फोर्स रजिस्टर्ड बाय कंप्रेशन स्टील। चलो तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो भाई फोर्स कितना होगा C2, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो C2 का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे समझूं तो क्या लिखूंगा, दैट इज क्या लिखूंगा मैं, ASC इंटू FSC। ये लो, तो ये जो स्टील है वो कितना लोड ले रही है, इतना लोड ले रही है। लेकिन यहां थोड़ा सोचो, जब आपने C1 निकाला था तब आपने यहाँ पे पूरी जगह कंक्रीट माना था, पूरी जगह कंक्रीट माना था, उसकी वजह से आपने C1 का वैल्यू लिख दिया, अच्छी बात है। C2 में अभी आपने क्या लिखा है, अभी लिखा है कि जो स्टील में लगा रहा हूं वो स्टील कितना लोड ले रही है, तो भाई स्टील में स्ट्रेस इतनी आ रही है, उसका एरिया इतना, तो स्ट्रेस इंटू एरिया फोर्स बन गया, तो इतना लोड ले रही है। अब एक मिनट के लिए सोचो, आपने यहाँ पे स्टील लगाई होगी, मान लो इतने एरिया की स्टील लगाई है, तो इतना एरिया का स्टील लगाने के लिए उतनी ही जगह खाली करी होगी, तभी तो स्टील लगाई है आपने। तो जितना एरिया का आप स्टील लगा रहे हैं उतने एरिया के स्टील को लगाने के लिए आपने कंक्रीट हटाई होगी। तो कितना एरिया ऑफ कंक्रीट आपने हटाया है, आपने एरिया ऑफ कंक्रीट हटाया जितना स्टील का एरिया है, इतना कंक्रीट आपने हटा दिया। अब ये कंक्रीट हटा दिया, अब ये तो लोड लेगा नहीं, तो ये कंक्रीट जो आपने हटाई है कितना लोड ले रही थी, तो कंक्रीट का एरिया इनटू स्ट्रेस इन कंक्रीट, तो स्ट्रेस इन कंक्रीट हो जाएगा इतना। ये जो कंक्रीट हटी है, बाहर पड़ी है, ये कितना लोड ले रही है, इतना। अब ये तो इसमें है नहीं है, तो इसको क्या करो, माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा आपके पास में C2, ये आ जाएगा आपके पास में C2 का वैल्यू। FCC का वैल्यू 0.45 FC के ही होगा एज पर IS द कोड, एंड FSC का कितना होगा वी विल कैलकुलेट। चलिए, सो दिस इज द C2 जो मैं आगे लिखने वाला हूं। What is the C2? तो C2 हो जाएगा, दैट इज C2 हो जाएगा एडिशनल कंप्रेसिव फोर्स, एडिशनल कंप्रेसिव फोर्स रजिस्टर्ड बाय कंप्रेशन स्टील, एडिशनल कंप्रेसिव फोर्स रजिस्टर्ड बाय कंप्रेशन स्टील। तो भाई कंप्रेशन स्टील का एरिया कितना, ASC, इस स्टील में स्ट्रेस कितनी, FSC। तो जब ये स्टील लगाया है
तो वहां से कंक्रीट हटाई होगी। कितना कंक्रीट हटाया? तो आपने कंक्रीट हटाया जितना स्टील लगाना है, तो भाई इतना कंक्रीट मैंने हटा दिया। तो ये जो कंक्रीट हटा दिए उसके द्वारा कितना फोर्स रजिस्ट हो रहा है, तो इस एरिया ऑफ कंक्रीट को स्ट्रेस इन कंक्रीट से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास में आ जाएगा C2। तो इसको मैं लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन ले लेते हैं, दिस इज द ASC इंटू FSC माइनस, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, दैट इज द FSC माइनस FCC इंटू ASC, दिस इज द C2 फोर्स। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दिस टू? तो Y2 हो जाएगा, दिस इज द DC, Y2 हो जाएगा, दैट इज द DC, ठीक है। एंड T2 हो जाएगा मेरे पास, व्हाट इज दिस, T2 हो जाएगा 0.87 FY इंटू AST2 एंड लिवर आर्म 2 हो जाएगा, दैट इज D माइनस Y2 जिसका वैल्यू DC होगा। अब FSC और FCC क्या है? FCC हो जाएगा स्ट्रेस इन कंक्रीट stress in concrete at level of compression steel, at level of compression steel stress in concrete at level of compression steel corresponding compression steel corresponding to strain एप्सिलॉन SC, जहाँ पे स्ट्रेन का वैल्यू एप्सिलॉन SC आ रहा है, जहाँ पे स्ट्रेन का वैल्यू एप्सिलॉन SC आ रहा है, वहाँ पे कंक्रीट में स्ट्रेस कितनी आएगी, दैट इज द FCC एंड हियर द वैल्यू FCC इज 0.45 FCK, 0.45 FCK एज पर द IS कोड, एज पर द IS 456-2000, as per the IS 456-2000, क्लियर है। नाउ व्हाट इज द FSC? तो FSC हो जाएगा स्ट्रेस इन स्टील एट लेवल ऑफ स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील corresponding to strain एप्सिलॉन SC। तो जहां पे स्ट्रेन का वैल्यू एप्सिलॉन SC आ रहा है, उसके रेस्पेक्ट में स्टील में जो स्ट्रेस है वो कितनी आ रही है, तो इसका जो वैल्यू निकाला जाता है एप्सिलॉन SC का जो वैल्यू निकाला जाता है वो वैल्यू निकालते हैं हम लोग, दैट इज ये निकाला जाता है डिपेंड्स ऑन, ये डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स ऑन DC बाई D वैल्यू, DC बाई D वैल्यू। तो एक टेबल है जिसके द्वारा हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं, और DC बाई D वैल्यू की जो रेंज होती है, इसकी जो रेंज होती है, रेंज ऑफ इसकी जो रेंज होती है 0.05 से लेके 0.20 के बीच में रहती है। DC इज द इफेक्टिव कवर एंड D is the effective depth, D is the effective depth, ठीक है। तो इसका टेबल क्या होगा, अगर इसमें हम थोड़ी सी बात करें तो क्या हो जाएगा इसमें, तो यहाँ से हो जाएगा दैट इज द DC बाई D रेशियो, दिस इज द 0.05, इट इज द 0.10, दिस इज द 0.15 एंड दिस इज द 0.20, सो दिस इज द 1, और ये हो जाएगा FY न्यूटन पर mm स्क्वायर के अंदर हम लोग वैल्यू लिखते हैं। ये FSC का टेबल है, 4 FSC। तो अगर मैंने FE 250 लिया है तो दैट वैल्यू इज, इसका वैल्यू सेम रहेगा, क्योंकि हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं तो ये इसमें कोई ज़्यादा वेरिएशन दे भी नहीं रहा है। ये बोल रहा है कि आप कॉमन डेटा ले लो, हम वैसे भी इसको यूज नहीं करते हैं। बट FE 415 और FE 500 के लिए
इसका वैल्यू जो होगा वो डेफिनेटली डिफरेंट होगा। तो 415 के लिए अगर हम वैल्यू देंगे तो दिस इज द 355 एंड 424। मैं इसका टेबल लिख देता हूँ। 355 एंड 424, दिस इज द 353 and this is the 342, this is the 329 and this value is 412, 395 and 370. So these are the values of the FSC. Clear? चलिए, तो यहां से हम लोग FSC का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो ये हमने डबली रेनफोर्स सेक्शन के लिए फोर्सेस कैलकुलेट कर लिए हैं। क्यों कैलकुलेट किए? ताकि हम लोग जो है वो एक्सयू निकाल सकें, एक्सयू लिमिट निकाल सकें और एमयू निकाल सकें। नोट करो। अब जिसको जो डाउट है वो कमेंट में लिख दें, आई विल आंसर दैट। तुम्हारा रह गया। काइंडली गिव ब्रेक ऑन संडे फॉर कंप्लीट रिवीजन ऑफ आरसीसी बिकॉज एवरी फैकल्टी गिव्स ब्रेक अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस। बताओ यार, देखता हूँ। WSM और LSM दोनों में अंडर एनफोर्स में भी डबली कर सकते हैं। कृष्णन, अगर मेरे पास में जो सेक्शन है वो डायनामिक लोडिंग से सब्जेक्टेड है या फिर मोर देन 2 सपोर्ट से ज़्यादा सपोर्टेड है तो, अदरवाइज नहीं करते हैं। नदीम, C2 एक बार फिर से बता दीजिए माइनस करने का। चलो बता देते हैं, हालांकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया था बट आई विल एक्सप्लेन अगेन। इसमें इक्विवेलेंट एरिया ऑफ स्टील क्यों नहीं कर? अरे चंदन जी, ये LSM है, यहाँ पे हम कंक्रीट कर ही नहीं, यहाँ पे हम स्टील को स्टील ही रख रहे हैं, कंक्रीट को कंक्रीट ही रख रहे हैं। LSM वाला इंट्रोडक्शन पार्ट देखो, आई एक्सप्लेन दिस वन। चंदन, सीतेश, AC इंटू FCC को C1 में से घटाना है ना? नहीं, एक्चुअल में होना तो वहां से चाहिए लेकिन हम C2 में ही करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं अभी बताएंगे इसका आंसर भी। C2 और T2 को मोमेंट इक्वेट रहेगा। हाँ, ये वही रहेगा, बाकी सारी कहानी वही है अनुज जो हम WSM में देखे हैं। C2 एक बार फिर से समझा दीजिए। चलो, इस में दोबारा बता रहा हूँ, क्या है वो कितना कंप्रेसिव फोर्स ले रहा है। तो भी कंप्रेशन में स्टील लगाया कितना, ASC। तो ये लो जी, ये एरिया हो गया। इस स्टील में स्ट्रेस कितना आ रहा है, FSC। ये लो, ये मैंने जो कंप्रेशन में स्टील लगाया है वो कितना लोड ले रही है, इतना लोड ले रही है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा हमें सोचना है, कारण C1 में हमने जो है, C1 में हमने यहाँ पे पूरी जगह कंक्रीट माना था, यानी कि यहाँ पे भी कंक्रीट माना हुआ है, पूरी जगह कंक्रीट माना था। ठीक है, C2 में हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो मैं स्टील लगा रहा हूँ ना, ये स्टील कितना ले रही है, बस अभी इसी की बात कर रहा हूँ। ये स्टील जो मैंने लगाई है, ये स्टील कितना लोड ले रही है, इतना ले रही है। अब थोड़ी सी बात करो भाई, C1 में तो आपने पूरी जगह कंक्रीट माना, C2 में अभी आपने क्या बोला कि जो स्टील लगा दी है वो कितना लोड ले रही है, इतना। तो आपने स्टील जब लगाया होगा तो जितने एरिया का स्टील लगाया होगा उतना ही कंक्रीट वहां से हटाया होगा। भाई जगह बनाई होगी ना, तभी तो वहां स्टील लगाओगे। ठीक है, तो जितना एरिया का कंक्रीट हम लोग बाहर निकाल लेते हैं ताकि मैं कंप्रेशन स्टील लगा सकूं, उसके द्वारा जो लोड रजिस्टर हो रहा था अब वो तो नहीं होगा क्योंकि वो तो बाहर आ चुकी है। तो कितना एरिया ऑफ कंक्रीट हटाया मैंने, जितना स्टील का एरिया उतना ही कंक्रीट का एरिया हटाया। तो अब ये कंक्रीट लोड ले नहीं रही है, तो इसके द्वारा कितना लोड था, तो कंक्रीट का एरिया इंटू कंक्रीट की स्ट्रेस, इतना माइनस कर दो, बाकी बचा हुआ जो है वो फोर्स आ जाएगा, कंप्रेसिव फोर्स। क्लियर? तो जिसको भी C2 में इश्यू था वो ये है। T1 और T2 में तो बेटा कोई इश्यू है ही नहीं,
कारण इसलिए नहीं है क्योंकि हम जब ऊपर की हम ये जानते हैं कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन सब जगह सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अगर ऊपर कंप्रेशन में अगर दो फोर्सेस आ रहे हैं तो नीचे भी हम दो फोर्सेस में तोड़ देते हैं ताकि मेंटेन मतलब बैलेंस बना रहे, C1 इक्वल टू T1, C2 इक्वल टू T2, दैट्स ऑल। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जितना लोड ले रहा है ना उसको हमने दो पार्ट में तोड़ दिया ताकि बैलेंस हम लोग रख सके। तो इसमें तो T1 T2 में तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। नोट करो कृष्णन। But you said that when we'll design for doubly, then AST1 will be equal to AST balance. That's right. That is 1 plus 2. That's okay. Then how can you say that we can design LSM in under enforce अगर first balance provide करेंगे तो? कृष्णन, I said that when the structure is subjected to reversal of stress, तब की बात कर रहा हूँ बेटा। अगर मैं नॉर्मल लोडिंग में बात करूंगा तो डब्ल्यू हमेशा बैलेंस में जो एक्सयू की जगह एक्सयू लिमिट ही लिखा जाएगा। कृष्णन, जो आंसर मैंने दिया है उससे पहले मैंने एक वर्ड यूज किया था, दैट इज द रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस, या दो से ज्यादा सपोर्ट पे अगर रेस्ट कर रहा है तो। अगर नहीं है, जनरल लोडिंग है, तो फिर ये डब्ल्यू वाला जो है हमेशा बैलेंस को लेके बात करेंगे। क्लियर? T1 प्लस T2 जो है ये फोर्स है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? अगर मैं टोटल T लिखूंगा तो ये हो जाएगा T1 प्लस T2 और इसका जो वैल्यू होगा दैट इज 0.87 Fy। इसकी जगह ST1 आता है, इसकी जगह ST2 आता है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ST आ जाएगा, तो ये आ जाएगा AST। दिस इज द T। ठीक है, तो जिसने भी लिखा T1 प्लस T2 इज इक्वल टू दिस इज द T, और यहाँ पे टोटल स्टिल आएगा। ठीक है, माई सेकेंड देन द सेम। जब लोड इधर से लग रहा है तब मान लो ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ, ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन, तो नीचे की साइड स्टील दिया जाएगा। अगर लोड का डायरेक्शन ये हो गया तो मेंबर ऐसे बेंड कर गया, अब ऊपर टेंशन नीचे कंप्रेशन, तो ऊपर की साइड भी स्टील देंगे। ठीक है ना, तो इसको हम लोग जो है वो डब्ल्यू बोल रहे हैं कि अगर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस से है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मेंबर के जो है इस तरीके से बेंड, इस तरीके से बिहेव करता है। तो जब ऐसे बिहेव किया तो नीचे टेंशन, तो नीचे स्टील दे रहे हैं, ऐसे बिहेव किया तो ऊपर टेंशन, तो ऊपर भी स्टील दे रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द डब्ल्यू। ठीक है बेटा? कृष्णन, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस इज क्रिएटेड ओनली ड्यू, नहीं ओनली गलत वर्ड है, ओनली गलत वर्ड है। It may be due to impact load or fatigue or earthquake, wind also, किसी भी से भी हो सकता है। जिसको आंसर मिल गया है टाइप ओके। सो मैं इंश्योर रहूं कि जो बताया गया है आपका डाउट क्लियर हो गया है। पॉइंट बना के नोट, क्या है ये? पॉइंट बनाकर नोट करवा दीजिए प्लीज। क्या लिखना चाह रहे हो पवन?
ये टेबल एसएससी मेंस में गिवन होगी, ये रटना नहीं है आपको। दिस वैल्यू विल बी गिवन इन द पेपर। जिस चीज को आपको टेबल को याद रखना होगा मैं उसको बता दूंगा, जो नहीं बताता हूं इसका मतलब वो पेपर में गिवन रहेगा, डोंट वरी। ओके चलिए, सो ये हमने लिख लिया, ये आ गया C2 T2, ये आ गया दिस वन, ठीक है, ये हो गया हमारे पास ऐसे। अब देखो अगर मुझे वापस इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर मैं ये देखता हूँ तो पहला हमने ये देख लिया, तो C1 इंटू अगर मुझे क्या देखना है, C1 हमने निकाल लिया, T1 हमने निकाल लिया, राइट। इसी तरीके से C2 निकाल लिया, T2 निकाल लिया। अगर मैं C1 वाले पार्ट में जाता हूँ, C1 वाले पार्ट में जाता हूँ तो हमने क्या लिखा, रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स रजिस्टर्ड बाय कंप्रेशन कंक्रीट अज्यूमिंग नो कंप्रेशन स्टील, एंड हमने ये सारा लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं साइड में अगर कहीं लिखूं तो मान लो मेरे पास ये भी तो आ सकता है, अगर मैं लिखता हूँ MU1 इज इक्वल टू C1 इंटू LA1 लिख सकता हूं मैं। MU1 इज इक्वल टू दैट इज द C1 इंटू LA1 एंड MU1 इज इक्वल टू T1 इंटू LA1, यहाँ पे लिखा जा सकता है C1 इंटू LA1 प्लस प्लस नहीं, C1 इंटू LA1 और MU1 क्या हो जाएगा, या इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। सिमिलरली C2 वाले पार्ट में अगर हम बात करें, C2 वाले पार्ट में हम बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, दैट इज MU2 इज इक्वल टू C2 इंटू LA2, या फिर MU2 इज इक्वल टू दैट इज T2 इंटू LA2, T2 इंटू LA2, यही होगा। ये भी हम लोग लिख सकते हैं T2 इंटू LA2, क्लियर। क्लियर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दिस वन। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, अब अगर हम यहाँ पे जो है, अगर हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको एक्सयू निकालते हैं या जो है वो एक्सयू लिमिट निकालते हैं या मोमेंट निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो कैसे करेंगे। सो नेक्स्ट हो जाएगा दैट इज, नेक्स्ट हो जाएगा इसके अंदर क्या होगा, पहला हो जाएगा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस यानी कि एक्सयू। हम ये जानते हैं LSM में एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो कैलकुलेट होता है दैट इज C इज इक्वल टू T से। इक्विलिब्रियम इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए C मेरे पास में दो है, C1 प्लस C2, तो मैं यहाँ दोनों को लिख देता हूँ C1 प्लस C2। जब ऊपर की साइड C1 C2 है तो नीचे की साइड भी क्या हो जाएगी, T1 प्लस T2 हो जाएगा, हाँ या ना। C1 सिंगली वाला है, T2 जो स्टील मैंने लगाई है उसका वाला, तो C1 सिंगली का क्या हो जाएगा 0.36 B इंटू एक्सयू इंटू FC के प्लस C2 क्या होगा, C2 हो जाएगा मेरे पास में दिस इज ASC इंटू FSC माइनस FCC। T1 और T2 ये क्या हो जाएगा, दिस इज 0.87 FY इंटू AST1 प्लस 0.87 FY इंटू AST2। मैं ये जानता हूं कि टोटल जो AST होता है वो हो जाएगा मेरे पास में AST1 प्लस AST2, और दोनों एक ही जगह लग रहे हैं, T1 और T2 एक ही जगह लग रहे हैं, तो मैं इसको ये दो अलग अलग ना लिख के सीधा लिख देता हूं। कैसे, इसको मैं लिख देता हूं दैट इज 0.36 B इंटू एक्सयू इंटू FC के प्लस ASC इंटू FSC माइनस FCC इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST, 0.87 FY इंटू AST, हियर इट इज। तो इसके द्वारा आप लोग जो है वो एक्सयू का वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दूसरा हो जाएगा मेरे पास दैट इज लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, दूसरा हो जाएगा एक्सयू लिमिट, दूसरा हो जाएगा एक्सयू लिमिट। और एक्सयू लिमिट हम लोग जानते हैं K इंटू डी होता है, और इसका वैल्यू आप लोग अच्छे से जानते हैं, दैट इज 250 के लिए ये होता है 0.53 इंटू डी, 415 के लिए इसका वैल्यू होता है 0.48 इंटू डी, एंड 500 के लिए इसका वैल्यू होता है दैट इज 0.46 इंटू डी। 550 के लिए 0.44 हो जाता है, तो ये तो सब जानते हैं, इसको दोबारा सेम रहेगा।
तीसरा हो जाएगा अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि mu का वैल्यू। तो माय डियर फ्रेंड्स, mu का वैल्यू मैं क्या लिखूंगा आप खुद से बताइए, सब लोग इसमें नहीं, कहां गया ये रहा। आप मुझे ये बताइए mu वाले पार्ट में कौन सी इक्वेशन वैलिड होगी, C1 इंटू L11 प्लस C2 इंटू L2 या फिर T1 इंटू L11 प्लस T2 इंटू L2, कौन सी वैलिड होगी? इसके बारे में कहानी हम लोग जान चुके हैं। तो टेल मी विच इक्वेशन इज द वैलिड। तो यहां पे अगर हम बात करें तो क्या होगा, यहां पे हम लोग अच्छे से जानते हैं, दैट इज ये इक्वेशन जो हो जाएगा, ये इक्वेशन वैलिड होगा C1 इंटू L11 प्लस C2 इंटू L2। T1 वाली वैलिड नहीं होगी, कारण ऊपर C1 और C2 का CG जो है वो नहीं पता है हमें। तो यहाँ पे जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा mu इज इक्वल टू 0.36b इंटू XU इंटू FC के इंटू लिबराम 1 क्या हो जाएगा d माइनस 0.42 इंटू XU प्लस C2 हो जाएगा ASC इंटू FSC माइनस FCC इंटू d माइनस DC। सो दिस इज द वन, ये आ जाएगा आपके पास में mu। नोट करिए, T1 वाली वैलिड नहीं है तो उसको हम लोग लिख भी नहीं रहे हैं, फटाफट नोट करो इसको क्विक। काफी है। आपने जो वैल्यू लिखा है FCC का वो लिखा है 0.45 FCK, 0.45 FCK। और कृष्णन का डाउट ये है कि सर आप जो है ये बताइए कि अगर मेरे पास में ये कोई सेक्शन है और यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ पे ये न्यूट्रल एक्सिस है और हम ये जानते हैं दोस्तों, हम क्या जानते हैं इसमें, हम ये जानते हैं कि भी हमारे पास जो सेक्शन रहता है उस सेक्शन का स्ट्रेस डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो स्ट्रेस डायग्राम बनता है ऐसा करके कुछ, ठीक है, ऐसा करके कुछ। और ये जो डेप्थ रहती है दैट इज द 3/7 XU, दिस इज द 3/7 XU, 3/7 XU रहता है। और ये मेरे पास में जो है वो सेक्शन बना हुआ है, लुक एट दिस। अब कृष्णन का डाउट ये है कि सर एक बात बताओ, ये मेरे पास आ गया, दिस इज द 4/7 XU, यहाँ पे हमने स्टी लगा रखा है, दिस इज द DC। कृष्णन का डाउट ये है कि अगर DC का वैल्यू 3/7 XU से ज्यादा हो गया तो फिर FCC का वैल्यू क्या होगा। कृष्णन मेरा रिवर्स क्वेश्चन तुमसे है, क्या ये किसी भी सिचुएशन में पॉसिबल हो सकता है क्या, किसी भी सिचुएशन में पॉसिबल हो सकता है क्या कृष्णन? इज इट पॉसिबल इन एनी वे, क्या ये पॉसिबल हो सकता है क्या? आंसर होगा
T2 कौन सी स्टील की वजह से है। अभी कौन सी के बारे में बाद में बात करेंगे, कौन सी के बारे में अभी बाद में बात करेंगे। तो नेवर भी ये DC का वैल्यू कभी भी 3/7 XU ज्यादा नहीं होगा, राइट, क्लियर है। DC माने इफेक्टिव कवर, और कवर जो होता है रेनफोर्समेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया जाता है बेसिकली। तो इट नेवर बी मोर देन दिस, सो वी कैन से दैट वैल्यू FCC इज ऑलवेज इक्वल टू द 0.45 FCK। ठीक है बेटा कृष्णन, चलिए तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये आंसर हो गया, दिस इज द वन, और ये हमने निकाल लिया। अब हम बात कर लेते हैं दैट इज द डिजाइन फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट हो जाएगा दैट इज डिजाइन फॉर्मुलेशन, डिजाइन फॉर्मूला। डिजाइन फॉर्मूले का मतलब है अब हम इंटरेस्टेड हैं एरिया ऑफ स्टील निकालने में। डिजाइन फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ स्टील, फॉर एरिया ऑफ स्टील। तो मैं ओनली AS लिख रहा हूं, टेंशन या कंप्रेशन कुछ नहीं लिख रहा हूं। दोस्तों मैं ये अच्छे से जानता हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं ये अच्छे से जानता हूं कि अगर बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू ज्यादा होता है MU लिमिट से, तो हम लोग जो है वो डब्ल्यू को डिजाइन करते हैं। ओवर हो गया तभी हम लोग डब्ल्यू को डिजाइन करते हैं, राइट। मैं इस बेंडिंग मोमेंट को दो पार्ट में ब्रेक कर देता हूं, दैट इज द M1 प्लस M2 के रिस्पेक्ट में। M1 को मैं लिख सकता हूं MU लिमिट, तो ये बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा दिस इज द MU लिमिट, प्लस ये हो जाएगा दैट इज द M2। ये हम लोग WSM में सीख चुके हैं। हम ये अच्छे से जानते हैं कि भी MU लिमिट के रेस्पेक्ट में मेरे पास में जो स्टील आएगा दैट इज द AST1, जो लिमिटिंग स्टील हो सकता है डेफिनेटली। अगर मैं निकाल रहा हूं तो लिमिटिंग ही होगा, और अगर मुझे डेटा दिया है तो भी लगभग वही होगा, राइट। अब हम ये जानते हैं कि इस M2 के करस्पॉन्डिंग हम लोग कंप्रेशन में स्टील लगाते हैं, दैट इज द ASC, दैट इज द ASC। तो भाई पहले इसको देख लेते हैं, इसके अंदर क्या रहता है। ये मेरे पास सिंगली वाला सेक्शन बना है, और इसमें स्ट्रेस डायग्राम देखेंगे तो मेरे पास क्या होगा, दिस इज द C1 और इट इज द T1, ये आ जाएगा T1, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा L1। तो C1 इक्वल टू T1 है, तो ये सेक्शन कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे जो स्टील आएगा वो मेरे पास में क्या आ जाएगा, दैट इज द AST1। अब हम क्या कर रहे हैं, इस M2 के लिए जो है कंप्रेशन में स्टील लगाते हैं। इस M2 के लिए हमने कंप्रेशन में स्टील लगाया, दैट इज द ASC। इसने जो फोर्स जनरेट किया दैट इज द C2, इसने जो फोर्स जनरेट किया C2। ये जो स्टील लगा है वो हमने इस M2 मोमेंट के लिए लगाया। यहाँ पे एडिशनल फोर्स जनरेट हो गया C2। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग इतने ही मोमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेंशन में स्टील लगाते हैं, दैट इज द AST2। ठीक है, ये हो जाएगा AST2, और ये क्या करेगा, T2 फोर्स देगा। तो C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि भाई मेरे पास जो है वो M2 की वजह से दो तरीके का स्टील निकलता है, ASC और AST2, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगा दैट इज द LA2, दैट इज द LA2। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए AST1 का फॉर्मूला क्या होगा, तो AST1 का फॉर्मूला क्या होगा, MU1 इज इक्वल टू T1 इंटू LA1। T1 के अंदर ही AST1 आता है। AST2 का फॉर्मूला क्या होगा, M2 इज इक्वल टू T2 इंटू LA1 ASC का फॉर्मूला क्या होगा, M2 इज इक्वल टू C2 इंटू LA2। ये लो, ये तीनों फॉर्मूले हो गए। जो हमने WSM में किया वो यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहां से हम लोग क्या कर ले रहे हैं दोस्त, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एरिया ऑफ टेंशन स्टील निकाल लेते हैं। पहला हम लोग देख लेते हैं एरिया ऑफ टेंशन स्टील। फर्स्ट हो जाएगा एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट यानी कि AST। मैं ये जानता हूं कि ये AST दो तरीके का होता है, पहला हो जाएगा AST1, ये हो जाएगा करस्पॉन्डिंग टू MU लिमिट,
ये करस्पॉन्डिंग टू mu लिमिट या m1 के रिस्पेक्ट में या m1 के रिस्पेक्ट में इसका वैल्यू जो निकाला जाएगा वो निकाला जाएगा दैट इज m1 इज इक्वल टू t1 इंटू LA1, जहाँ पे लिखा जाएगा m1 इज इक्वल टू 0.87 fy इंटू AST1 ब्रैकेट में हो जाएगा दैट इज d माइनस 0.42 into xu. So here I can say that AST1 is equal to m1 divided by 0.87 fy into d minus 0.42 into xu. Here it is. So this is the AST1. This is the AST1. क्लियर? नाउ अब अगर हम AST2 की बात करें तो AST2 क्या होगा? AST2 हो जाएगा करस्पॉन्डिंग टू रिमेनिंग मूवमेंट। AST2 हो जाएगा करस्पॉन्डिंग टू रिमेनिंग मूवमेंट, दैट इज द m2। और m2 का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? दैट इज द टोटल बेंडिंग मोमेंट माइनस m1 इसके द्वारा हम लोग निकालते हैं इसका वैल्यू। तो अगर हमें AST2 निकालना है तो ये लिखा जाएगा दैट इज m2 इज इक्वल टू t2 इंटू LA2। तो ये हो जाएगा दैट इज m2 इज इक्वल टू 0.87 fy इंटू AST2 इंटू d माइनस dc। क्लियर है? तो यहां से AST2 जो आएगा दैट इज द m2 डिवाइडेड बाय 0.87 fy इंटू d माइनस dc। हियर इट इज। सो टोटल एरिया ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट कितना हो जाएगा? टोटल AST हो जाएगा AST1 प्लस AST2। तो ये आपके पास में टोटल एरिया ऑफ टेंशन स्टील आता है, जो आप लोग इसमें डब्ल्यू के लिए बात कर लेते हैं। सो हियर इट इज। तो टोटल AST कितना हो जाएगा? AST1 प्लस AST2। नाउ ASC का जो वैल्यू निकलेगा वो किससे निकलेगा? दैट इज m2 इज इक्वल टू C2 इंटू लीवर आर्म 2, एरिया ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। तो ये बी पार्ट हो जाएगा दैट इज एरिया ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, एरिया ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, दैट इज द ASC, है ना। और ये किसके रेस्पेक्ट में होगा? तो ASC जो होगा दैट इज करस्पॉन्डिंग टू m2 मोमेंट, और ये लिखा जाएगा दैट इज m2 इज इक्वल टू C2 इंटू LA2, और ये हो जाएगा दैट इज m2 इज इक्वल टू C2 ASC इंटू FSC माइनस FCC इंटू D माइनस DC। So from here that ASC is equal to m2 divided by FSC minus FCC into D minus DC। इसके अलावा आप ASC का जो वैल्यू है वो एक तरीके से और भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप जो है एक तरीका और भी है जो हम लोग C2 इज इक्वल टू T2 करके भी निकाल सकते हैं। C2 इज इक्वल टू T2 से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों फोर्स एक ही मोमेंट के लिए आ रहे हैं। तो C2 का हो जाएगा दैट इज ASC इंटू FSC माइनस FCC इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST2। तो ये आप जो है इसके द्वारा भी निकाल सकते हैं, दैट इज ASC जो आएगा तो इसके द्वारा भी आप इक्वेशन को यूज करते हुए वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए जी, तो नोट करिए
अब जिसको डाउट है, हालांकि इसमें कोई डाउट रहना नहीं, सितेश कुमार का क्वेश्चन है कि सर ASC FSC C2 में से क्यों घटा है? अरे भाई हम टोटल फोर्स लिखना चाह रहे हैं कंप्रेशन साइड में। टोटल कंक्रीट कितना लोड लेगी तो C1 प्लस C2 करेंगे तो फाइनल फोर्स आ जाता है। और C1 हमने सिंगली के रेस्पेक्ट में लिखा है, इसलिए हम लोग उसमें से कुछ माइनस नहीं कर रहे हैं, C2 में ही उसको जो है माइनस कर पा रहे हैं। सितेश वो सारे हम लोग कंसेप्ट देख चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट AST1, AST2 और ASC कैसे निकाला जाता है वो भी हम लोग इसमें जो है अच्छे से देख चुके हैं, क्या और कैसे होता है। क्लियर है दोस्तों? नाउ अब हम क्या करते हैं कि इसको इसमें जो है डबल रेनफोर्स सेक्शन के लिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें हमें जो है MU कैसे निकाला जाता है, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन जो डबल रेनफोर्स सेक्शन के लिए आपके पास में सेक्शन जो दिया है वो कुछ इस तरीके से, विड्थ ऑफ द सेक्शन जो दे रखा है 230 mm, ओवरऑल डेप्थ 500 mm, कवर इज द 40 mm एंड 2 बार, ये 2 ही बार है, अभी कोई फिर इसमें बोलेंगे, ये 2 बार है जो 16 mm डाया की लग रखी है एंड 2 बार 25 mm डाया की टेंशन रेनफोर्समेंट और ये कंप्रेशन रेनफोर्समेंट है। M20 कंक्रीट और 415 स्टील लगा हुआ है। आपको कैलकुलेट करना MR यानी कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। FSC के लिए वैल्यू आपको ये दे रखा है, ठीक है। अब हम कंसेप्ट देख लेते हैं कि स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, माइंड के अंदर पहले बिठा लेते हैं। तो डबली रेनफोर्स सेक्शन में दोस्तों हम ये जानते हैं कि भाई हमारे पास जो कहाँ गया
ये रहा। अगर हमें इसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, ये वैल्यू निकालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मुझे जो है इसमें जो भी डेटा अननोन है उसका वैल्यू लिखना पड़ेगा। यहाँ पे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन ये पूछा था कि डबल रेनफोर्स सेक्शन क्या हमेशा बैलेंस की तरह डिजाइन होगा? आंसर होगा यस, अगर आप डिजाइन करते हैं तो। मतलब आप जो है एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन में कितना लगाएंगे, टेंशन में कितना लगाएंगे, तब आप जो प्रोवाइड करेंगे वो अकॉर्डिंगली प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में ही आपको पहले से डेटा दे रखा है कि टेंशन में इतना लगा, कंप्रेशन में इतना लगा, तब आपको सेक्शन चेक करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्या होगा उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो भाई मेरे पास MU निकालना है मुझे, इसके लिए सारा पता होना चाहिए। तो इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो ये नंबर है, डिजिट है, ये गिवन है, इसको होल्ड कर लेते हैं। ये गिवन है, ये गिवन है, ये होल्ड करा हुआ है, ये हमें गिवन है, ये हम लोग जानते हैं 0.45 FC के होता है, और ये गिवन है, ये गिवन है। FSC के लिए मुझे टेबल दे रखी है तो ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। अब हमें निकालना XU का वैल्यू। XU का जो वैल्यू निकाला जाएगा दोस्तों, वो निकाला जाता है हमारे पास कुछ ऐसे, इस इक्वेशन के द्वारा। राइट, इस इक्वेशन में अगर मैं देखता हूं तो भाई मेरे पास जो है वो ये पता है, ये मुझे निकालना, ये पता है, 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 और हमें इसके लिए टेबल दे रखी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा? सबसे पहला स्टेप होगा कि हमें FSC निकालना होगा। ठीक है, पहला स्टेप क्या हो जाएगा? FSC। दूसरा क्या होगा? XU निकालिए। तीसरा क्या होगा? XU लिमिट निकालिए और सेक्शन को चेक करिए। यहाँ पे क्यों चेक कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे डेटा पहले से गिवन है, तो आई डोंट नो कि XU जो है वो बैलेंस वाला है या अंडर वाला है या ओवर वाला है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले FSC निकालूंगा, फिर उसके बाद में जो है XU निकालूंगा, XU लिमिट निकालूंगा, देन उसके बाद में XU लिमिट और सेक्शन को चेक किया जाएगा। अगर अंडर होता है, अगर अंडर होता है तो यही वैल्यू जो मैंने यहाँ से निकाला है वो मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। अगर बराबर हो जाता है तब तो ये आपके पास में XU की जगह XU लिमिट आ जाएगा। लेकिन अगर ओवर हो जाता है, सामान्यतः ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर हो भी जाता है तो आप क्या लिखेंगे, इसमें XU की जगह XU लिमिट लिख के फिर लिख देंगे कि दिस सेक्शन जो है वो ओवर के रेस्पेक्ट में, यानी कि ये जो सेक्शन है गिवन मटेरियल जो है वो ब्रिटल फेलियर देगा। ऐसा आपको मेंशन करना होगा एट द एंड, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो आप अपना कंक्लूजन उसमें लिख सकते हैं। राइट, सो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे दिमाग में क्या चीज बैठ गई? सबसे पहले हम लोग FSC निकालेंगे। क्यों FSC निकाल रहे हैं? क्योंकि ये XU में भी काम आएगा। दूसरा स्टेप XU निकालिए, तीसरा XU लिमिट निकालिए, चौथा सेक्शन चेक करिए और पांचवा वैल्यू पुट करिए। एवरीवन क्लियर? FSC के लिए आपको टेबल दे रखा है जो ये है। तो अब आप मुझे सबसे पहले काम करिए, क्वेश्चन को नोट करिए और FSC कैलकुलेट करके बताइए क्या होगा। ठीक है, बताओ क्या होगा फटाफट, और फिर उसमें जो भी प्रॉब्लम्स रहती है उसको मैं साथ में बता दूंगा। तो फटाफट बताइए XU क्या होगा इसका आंसर। एवरीवन, XU ने पहले FSC बताइए कितना होगा, क्विक।
अगर किसी को एफएससी निकालने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो लिख सकते हैं कि सर ये वाला पोर्ट पार्ट नहीं आ रहा, आई विल एक्सप्लेन दैट वन। और अगर आप कुछ मेंशन नहीं करते हैं तो मान के चलूंगा कि सबको वैल्यू निकालना आ रहा है। चलिए, तो इसमें अगर देखा जाए तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखें तो एफएससी का वैल्यू डीसी बाई डी रेशियो पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या होगा, मुझे यहाँ पे जो दे रखा है दैट इज डीसी का वैल्यू दे रखा है, दिस इज द 40 mm एंड स्मॉल डी जो निकलेगा दैट इज द कैपिटल डी माइनस डीसी, दिस इज द ओवरऑल डेप्थ। तो यहाँ से जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 500 माइनस 40, सो दिस वैल्यू इज द 460 mm, 460 mm। तो मैं यहाँ पे डीसी बाई डी रेशियो देखता हूँ तो क्या आ रहा है, डीसी बाई डी रेशियो जो बनेगा दैट इज 40 डिवाइडेड बाई 460, सो दिस वैल्यू विल बी 0.0869 0.0869। तो ये वैल्यू हो जाएगा 0.0869। अब यहाँ पे मेरे पास 2 डिजिट तक डेटा दे रखा है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसको मैं 3 डिजिट में रख लेता हूँ ताकि आंसर सही हो जाएगा। 69 आ रहा है ना, तो मैं इसको लिख देता हूँ दैट इज द 7, 0.087। तो मुझे लगभग एक्यूरेट डेटा मिल जाएगा। अब 0.087 कहाँ आ रहा है, तो 0.087 आ रहा है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कहीं आ रहा है। तो अगर किसी स्टूडेंट का वैल्यू अगर 353 से जो है कम आ रहा तो गलत है, 355 से ज्यादा आ रहा तो भी गलत है, ये दोनों ही आ रहे हैं तो भी गलत है, क्योंकि ये वैल्यू 0.10 पे 353 है, 0.05 पे 355 है, तो ये दोनों तो नहीं आएंगे, इनके बीच में कोई एक डेटा आएगा। कैसे आएगा तो वो हम लोग निकालेंगे इंटरपोलेशन के द्वारा। तो हम कैसे लिखेंगे, दैट इज 0.05 पे वैल्यू हमें दे रखा है दैट इज 355, 0.10 पे वैल्यू दे रखा है 353 एंड हमें वैल्यू निकालना है 0.087 पे। यहाँ पे वैल्यू कितना होगा वो हमें निकालना है। एफएससी की बात कर रहे हैं हम लोग, फॉर एफएससी। तो इंटरपोलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो एफएससी का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या होगा, 355 माइनस 353 डिवाइडेड बाय 0.10 माइनस 0.05 ब्रैकेट में हो जाएगा दैट इज 0.087 माइनस 0.05। सो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो एफएससी का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 355 माइनस 353 डिवाइडेड बाय 0.10 माइनस 0.05 into 0.087 minus 0.05. So here the answer is 353.52 मेगापास्कल। अब यहाँ पे आप सब मुझे आंसर दीजिए कि आपको इंटरपोलेशन करना आता है क्या, बाय इंटरपोलेशन। सबसे पहले तो यही बताइए कि इंटरपोलेशन करना आता है क्या, यस और नो। अगर नहीं आता है तो उसको बता सकता हूं, अगर आता है तो बेन आगे हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो जिसका आंसर ये आ रहा है उसका सही है, बाकी सबका गलत है, राइट। जिसका आंसर ये आगे है वो एक्सयू निकालो, एक्सयू लिमिट निकालो, सेक्शन को चेक करके बताओ क्या होगा फटाफट। चलिए, तो अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा दैट इज, पहला होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर एक्सयू पहला हो जाएगा एक्सयू का इक्वेशन क्या होता है, दैट इज 0.36b इंटू एक्सयू इंटू एफसी के प्लस एएससी इंटू एफएससी माइनस एफसीसी इज इक्वल टू 0.87 fy इंटू एएसटी। मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एएससी और एएसटी दोनों को यहीं पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। एएससी कितना है, 2 बार है 16 mm डाया की, एंड एएसटी जो है इसमें भी 2 बार है 25 mm डाया का, आई थिंक सो 25 mm डाया का। तो यहाँ से एक बार चेक कर लेते हैं, 2 बार 25 mm और 2 बार 16 mm। सो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगा दैट इज 2 इंटू पाई बाई 4
इंटू 16 का स्क्वायर, सो दिस वैल्यू विल बी 402.12 mm स्क्वायर, एंड 25 का लिखेंगे तो ये हो जाएगा दैट इज 981.75 mm स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए एंड यू विल गेट द आंसर। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.36, बी का वैल्यू 230, एक्स यू का वैल्यू हमें निकालना है, एफ सी के हो जाएगा 20, ए एस सी वेर इट इज 402.12 इंटू एफ एस सी 353.52 माइनस 0.45 एफ सी के इज द 20 इज इक्वल टू 0.87 इंटू 415 इंटू 981.75, राइट। तो फ्रॉम हियर जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा एक्स यू इज इक्वल टू 6 नहीं आता है, विशाल, कुंदन, शुभम, नदीम। ठीक है, तो मैं इसको बता देता हूँ इंटरपोलेशन भी कैसे करते हैं। जब तक आप लोग इसका सॉल्यूशन करके निकालो मैं इंटरपोलेशन बता देता हूँ। जिन जिन लोगों को नहीं आ रहा प्लीज लुक इट हियर। एक सिंपल सा तरीका है ना, राइट। मान लीजिए मेरे पास में कोई भी वैल्यू 10 पे, कोई भी यूनिट ले लेता हूँ, 10 पे वैल्यू दे रखा है मुझे 72 और 20 पे वैल्यू दे रखा है 126 और मुझसे पूछा गया कि 16 पे वैल्यू बताइए कितना होगा। रेंडम डेटा ले रहा हूं मैं, 16 पे वैल्यू बताइए कितना होगा। तो भाई 10 पे वैल्यू कितना दे रखा है 72, 20 पे जाता हूं तो कितना हो गया 126, यानी कि वैल्यू बढ़ रहा है। ठीक है, तो मैं 10 से जैसे 11 आऊंगा कुछ वैल्यू ऐड होगा, 11 से 12 जाऊंगा फिर वैल्यू ऐड होगा, लाइक दिस। तो मैं क्या करूं, देखो मैं इसमें क्या कर लेता हूं, मुझे 10 पे वैल्यू तो पता है, 10 पे वैल्यू पता है, दिस इज द 72, इसमें ऐड होगा, कितना ऐड होगा। तो मैं क्या करूं, एक का डिफरेंस निकाल लेता हूं। एक का डिफरेंस माने कि 10 से अगर 11 जाता हूं तो कितना बढ़ेगा, 11 से 12 जाता हूं तो कितना बढ़ेगा, यानी कि एक का डिफरेंस। तो क्या करें, इसके डिफरेंस में इसके डिफरेंस का डिवाइड कर देते हैं, तो एक का वैल्यू आ जाएगा, सो दैट इज 126 माइनस 72 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 10। ये जो वैल्यू आया है आपके पास में एक का डिफरेंस आया है। 10 से जैसे 11 गए एक वैल्यू बढ़ा तो इतना बढ़ जाएगा, 12 पे गए तो फिर इतना और बढ़ जाएगा, 13 पे गए तो और फिर बढ़ जाएगा। हमें कितने का डिफरेंस देखना है, हमें देखना है 10 पे तो मुझे पता है, मुझे निकालना 16 का, तो मुझे 6 का डिफरेंस चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास जो है वैल्यू आ जाएगा 16 माइनस 10। तो ये वैल्यू आएगा रिक्वायर्ड वैल्यू जो आपको यहां चाहिए। ठीक है, अब ये तो हुआ जब वैल्यू मेरे पास में इंक्रीज हो रहा है, जब वैल्यू बढ़ रहा है तब की बात कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास में 10 पे कोई वैल्यू दे रखा है, दैट इज द 130, 20 पे वैल्यू दे रखा है, दिस इज द 87 फॉर एग्जांपल, और मुझसे पूछा गया 15 पे आंसर कितना होगा। पहला केस हमने लिया जब बढ़ रहा है, अब हम ले लेते हैं माइनस हो रहा है। तो 10 पे वैल्यू कितना 130, जैसे ही, अच्छा यहाँ पे वैल्यू देखना पड़ेगा इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो 10 से जैसे 11 पे गया तो पता लगा कि भाई मुझे ये पता है कि 20 पे 87 हुआ, इसका मतलब कुछ ना कुछ माइनस होता गया है। तो जैसे 11 पे जाऊंगा इसमें से कुछ वैल्यू माइनस होगा, 11 से 12 जाऊंगा फिर वैल्यू कुछ माइनस होगा। तो जो चीज हमने यहाँ पे करी है वही चीज यहाँ पे कर लेते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना, देखिए 10 पे मुझे पता है वैल्यू 130 है, 10 पे वैल्यू 130 है। अब इसमें से माइनस होगा तो आपको करना क्या, माइनस करना है। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि ये जो वैल्यू आता है ना ये हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। तो मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो पॉजिटिव ही दे रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी कि 130 माइनस 87 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 10, ये वैल्यू आ गया। ठीक है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब एक का डिफरेंस इतना आ रहा है। क्लियर हो गया, तो ये मेरे पास आ गया। अब मुझे निकालना कितना है 15 पे, 10 पे वैल्यू मुझे पता है, 15 पे निकालना मतलब 5 का चेंज हमें देखना है।
तो ये क्या हो जाएगा, इसमें अगर हम देखेंगे तो 15 माइनस 10 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द इंटरपोलेशन, राइट। हालांकि ये जियोमेट्री का कंसेप्ट है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन को लेके मैंने उसी को सिंपल तरीके से आपको इसमें बता दिया है, ताकि अगर आपको कोई समस्या हो तो आप इसको देख सकते हैं, राइट। कोई डाउट हो तो बताओ, इसमें किसी को कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बताओ। DC बाई डी वैल्यू 0.89 आ रहा है। ओमकारेश्वर बेटा कैलकुलेटर को सही करो। सबको क्लियर हो गया? जिन जिनको इंटरपोलेशन में डाउट था, आई होप कि उनको क्लियर है। चलिए तो हमारे पास इसका जब आंसर देख, किसी को स्टेन करेंगे, मैं किसी को कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बताओ। DC बाई डी वैल्यू 0.89 आ रहा है। ओमकारेश्वर बेटा कैलकुलेटर को सही करो। सबको क्लियर? व्हाट इज दिस वैल्यू? 0.36 इंटू 230 इंटू XU A इंटू 20 प्लस 402.12 इंटू 353.52 माइनस 0.45 इंटू 20 ब्रैकेट बंद, दैट इज इक्वल, एक मिनट, दैट इज इक्वल टू 0.87 इंटू 415 इंटू 981.75। सो इसको सोल्व करेंगे तो आई विल गेट द आंसर 130.39 mm। चलिए तो ये हमारे पास आ गया XU। जहां तक मैं कमेंट देख रहा हूं लगभग सबके बन गया। अब हम क्या करेंगे, XU लिमिट कैलकुलेट करेंगे। सो द सेकेंड स्टेप विल बी, सेकेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉर XU लिमिट ग्रेड हमें FE415 दे रखा है, तो FE415 के लिए XU लिमिट होता है दैट इज द 0.48 इंटू D। सो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.48 इंटू 460। सो हियर द वैल्यू इज 0.48 इंटू 460। So that value is 220.8 mm. This is the XU limit. This is the XU limit 220.8 mm. यहाँ पे फिर क्या करेंगे, सेक्शन को चेक करेंगे। So थर्ड वन हो जाएगा चेक द सेक्शन, चेक सेक्शन। तो सेक्शन को अगर हम चेक कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, XU लेस देन XU लिमिट, XU लेस देन XU लिमिट। तो सेक्शन हो गया अंडर रेनफोर्स, और अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, XU इज इक्वल टू XU कैलकुलेटेड एंड द वैल्यू इज 130.39। ये वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, दैट इज इन mm, दैट इज इन mm। ठीक है। नाउ नेक्स्ट हो जाएगा, दैट इज नेक्स्ट हो जाएगा फॉर MU। तो MU का इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग। MU इज इक्वल टू 0.36 इंटू B इंटू XU इंटू FC के ब्रैकेट में हो जाएगा D माइनस 0.42 इंटू XU प्लस C2 क्या हो जाएगा, FSC माइनस FCC इंटू ASC इंटू D माइनस DC। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। सो दैट MU इज इक्वल टू 0.36 इंटू B 230 into XU 130.39, FCK is the 20 into D is the 460 minus 0.42 into 130.39 plus FSC का जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज 353.52 minus 0.45 into FCK 20 into ASC। what was the ASC का वैल्यू कितना था, 402.12। सो दिस वैल्यू विल बी 402.12 ब्रैकेट में हो जाएगा D, दिस इज द 460 माइनस 40। सो हियर आई कैन से दैट MU इज इक्वल टू जब आप सोल्व करेंगे, सो द आंसर इज
0.36 into 230 into 130.39 into 20 into 460 minus 0.4 2 into 130.39 ब्रैकेट बंद प्लस फिर ब्रैकेट 353.52 माइनस 0.45 FCK. This is the 20 into 402.12 into 440. So this value is 145.69 किलो न्यूटन मीटर. दिस इज द MU. तो जिसका ये सही है, आंसर मैच कर रहा है, उनका सही है. और जिनको जिस पार्ट में प्रॉब्लम था वो यहाँ पे जो है इसको नोट कर ले. तो सॉल्यूशन लिखिए. जिनको इंटरपोलेशन में प्रॉब्लम है यहाँ पे ये लिख लो और उसके बाद में नोट कर